नमस्कार, माँ गायत्री महाविद्यालय चौमेला में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत इकाई सेकंड का अध्ययन करेंगे। इकाई सेकंड की कुछ महत्वपूर्ण कहानियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी पहली कहानी है वापसी। वापसी वापसी कहानी। वापसी कहानी का सारांश के बारे में हम जान लेते हैं एक शॉर्ट में। देखिए, वापसी कहानी। गजाधर बाबू का घर लौटना। रेलवे से नौकरी की निवृत्त होने के बाद गजाधर बाबू अपने घर जा रहे थे। नौकर गणेशी सामान बांध रहा था। विदाई के क्षणों में दोनों भावुक होते हैं और गणेशी प्रार्थना करता है कि वे कभी कभी उसकी खबर लेते रहें। और गजाधर बाबू कहते हैं कि कुछ ज़रूरत हो तो बेहिचक बताना, मतलब कभी भी अगर आपको कोई आवश्यकता पड़े तो मुझसे ज़रूर बता सकते हैं। पत्नी बच्चों से दूरी। दूसरा इसमें आता है, यद्यपि उन्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने का बिछोह था, लेकिन उनके मन में सुखद कल्पना भी थी, क्योंकि 35 साल तक अपने परिवार से दूर रहने के बाद अब वो उनके परिवार के साथ रहने के लिए जा रहे थे, तो ये उनको सुखद अनुभव हो रहा था। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह की आकांक्षा भी रखते थे। उनकी पत्नी भी उनका पूरा ध्यान रखती थी। आज वो बहुत प्रसन्नचित्त थे और अरसे बाद बच्चों के साथ वो रह सकेंगे, इस बात की उनको बहुत बड़ी खुशी थी। घर आने पर क्या दृश्य होता, देखिए। गजाधर बाबू अपने घर आकर चारपाई पर टोपी रखकर जूते उतारे तो उन्हें कह कही की आवाज़ सुनाई दी। उनके चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान आ गई। ये बिना खांसे ही अंदर चले गए। नरेंद्र कुमार कमर पर हाथ रखे गत रात्रि में किसी फिल्म के नृत्य की नकल कर रहा था। बसंती हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। उन्मुक्त हंसी हुई अमर की बहू को अपने तन बदन अंचल का होश था। गजाधर बाबू को देखते ही सब शांत हो गए। बहू ने अपने सिर पर आंचल बांध लिया। गजाधर बाबू ने चाहा कि मनोविनोद में भाग लेते, पर उनके आते ही कुंठित होकर सब चुप हो गए। मतलब जैसे गजाधर बाबू घर आए तो सभी जो हंसी खुशी से जो बातें कर रहे थे वो सभी चुप हो गए और शांत हो गए। उन्होंने बसंती से एक कप चाय मांगी। चाय कुछ फीकी थी। बसंती ने कहा, लाइए चीनी डाल दूं। मतलब जब उनको चाय पिलाई गई तो वो भी उनको फीकी लगी। फिर उन्होंने कहा कि भाई इसमें लाइए कुछ चीनी इसमें डाल देते हैं। गजाधर बाबू बोले, जब तुम्हारी माँ पूजा से बाहर आएगी तभी पी लूँगा। थोड़ी देर में पत्नी हाथ में अर्घ्य का लोटा लिए बाहर आई और तुलसी में जल डालकर बोली, अरे आप अकेले बैठे हैं, वे सब कहाँ गए? गजाधर बाबू के मन में फांस सी कसक उठी। बोले, अपने में लग गए हैं, आखिर बच्चे ही तो हैं, सब अपने अपने काम में लग गए हैं। जो उन्होंने कहा कि तो बच्चों का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है। अचानक उनको गणेश जी की याद आ जाती है। पत्नी चौक में जा बैठी। उन्होंने नाक भी चढ़ाकर झूठे बर्तनों की ओर देखा। कहा, सारे बर्तन झूठे पड़े हैं, इस घर में धर्म कर्म कुछ नहीं रहा। पूजा करके सीधे चौक में घुसी और गजाधर बाबू नाश्ते का इंतजार कर रहे थे तो अचानक गणेश जी की याद आ गई। तब वो इतनी तत्परता से चाय जलेबी बनाता था, कितनी बढ़िया चाय, पूरा एक गिलास जिसमें पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मिलाई डालकर बनाता था। उसके बाद गजाधर बाबू अपने परिवार वालों को क्या हिदायत देते हैं? गजाधर बाबू ने बसंती को आवाज़ देकर बुलाया और कहा कि आज से शाम का भोजन तुम और सुबह का तुम्हारी भाभी बनाएगी। बसंती ने कहा, मुझे पढ़ना भी होता है। गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई है और उनके शरीर में अब शक्ति नहीं रही है। पर इसकी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं हुई। गजाधर बाबू की चारपाई। अब देखिए उनकी चारपाई का दृश्य एक ऐसा था, वे किसी मेहमान के लिए अस्थायी प्रबंध होता है, उसी प्रकार से उनकी चारपाई बैठक में कुर्सियों को दीवार से हटाकर डाल दी गई। उसे इस स्थान में अपने अस्थायित्व का अनुभव होने लगा।
उनकी पत्नी एक छोटे कमरे में रहती थी जिसमें घर का सारा सामान भरा पड़ा हुआ था। पत्नी की, अब उसके बाद पत्नी क्या शिकायत करती है उनसे, तो देखिए, एक गजाधर बाबू ने पत्नी से बड़े धीरे से कहा, हाथ में पैसे अब कम रहेंगे, खर्च कुछ कम होना चाहिए। उनकी विचित्र प्रतिक्रिया, वो झलझला उठी और मैं तो जोड़ तोड़ करते करते बूढ़ी हो गई, न मन का पहना न ओढ़ा। गजाधर बाबू का मन खिन्न हो गया। यदि वास्तव में तंगी की चर्चा की होती तो और बात थी, उल्टे उन्होंने सारा दोष उन्हीं पर मढ़ दिया। वे अपनी पत्नी को देखते रहे। क्या यही थी उनकी पत्नी जिसके हाथों में कोमल स्पर्श और उनकी मुस्कान को याद में उन्होंने सारा जीवन काट दिया। तभी भीतर कुछ गिरा। पत्नी चौके की ओर भागी। बिल्ली दाल का पतीला गिरा गई थी और बड़बड़ा उठी, देखो बहू, खुला छोड़ आई, अब क्या खिलाऊंगी। अब देखिए बसंती का भोजन बनाना। अब बसंती किस प्रकार से उसमें वहाँ पर भोजन बनाती है। रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया कि कोर तक न निगला जा सके। गजाधर बाबू ने चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र ने कहा, वह ऐसा खाना नहीं खा सकता। किसने कहा था कि इससे खाना बनाने को? बसंती तुनक कर बोली, बाबूजी ने। तो नरेंद्र बड़बड़ा उठा और बाबू को बैठे ठाले यही सोचता है। इस प्रकार से वो बातें करने लगा। बसंती पर प्रतिबंध। फिर उसके बाद बसंती पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। कैसे? देखिए, बसंती रोज घंटों शीला के घर रहती। उसकी माँ को ये अच्छा नहीं लगता। वहाँ जवान लड़के थे, ये बात भी उन्होंने की थी। प्रसंग में गजाधर बाबू को बता दी गई। आज से वह शीला के घर को चली तो गजाधर ने कहा, अंदर जाकर पढ़ो। शाम को जब मुंह लपेटे पड़ी, खाना भी नहीं खाया, गजाधर बाबू चुप रहे, पर भीतर ही भीतर खिन्न हो उठे। उनकी लड़की का इतना मिजाज। अमर की बहू की शिकायत। अब देखिए अमर की बहू जो है वो किस प्रकार से इसमें शिकायत करती है। उनकी पत्नी ने सूचना दी कि अमर अलग होने की सोच रहा है। अमर की बहू को शिकायत है कि गजाधर बाबू हर समय घर पर पड़े रहते हैं, अमर को अब भी छोटा समझते हैं और टोक देते हैं। बहू को काम करना पड़ता है। अब देखिए फिर उसके बाद क्या होता है, उनकी चारपाई का स्थान परिवर्तन कर दिया जाता है। तो अगले दिन जब घूमकर लौटे तो उनकी चारपाई पत्नी की कोठरी में पहुंच गई। उन्हें अपना क्वार्टर फिर याद आया। खुला बड़ा वहाँ की चहल पहल, मित्रों की आत्मीयता, गणेशी का प्यार, सब कुछ उनकी चेतना में उभर आया। उन्होंने लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें एक बूंद भी नहीं मिला। गजाधर बाबू में परिवर्तन। अब इस प्रकार की जब वहाँ का वातावरण उन्होंने देखा तो गजाधर बाबू के अंदर क्या क्या परिवर्तन आए, तो देखिए अचानक उन्होंने सोचा कि गृह स्वामी के लिए घर में एक चारपाई की जगह न तो खिन्न उठे। उन्होंने सोच लिया कि अब किसी से कुछ नहीं कहेंगे। उन्हें पीड़ा यही थी कि वे उनमें कितना भार ढो रहे हैं। पत्नी जानबूझकर अनजान बनी हुई थी। उल्टे पत्नी ने इतना और कहा, ठीक है, आप बीच में न बोले, बच्चे बड़े हो गए हैं। गजाधर बाबू को एक आहत अनुभूति हुई और वे केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र। उसके बाद उन्होंने नौकर को हटाना। फिर अगला घटनाक्रम क्या होता है, नौकर को हटा दिया जाता है। उनका चुप रहने का निश्चय डिग गया। नौकर की कमियां देखकर उसे हटा दिया गया। सारे घर में हंगामा मच गया। उस दिन वे टहलने नहीं गए थे और अपनी चारपाई पर पड़े पड़े सब सुन रहे थे। उनकी पत्नी का स्वर भी उसमें शामिल था। जब पत्नी अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को चारपाई पर पड़े देखकर शक पका गई और आंखें बंद करके वैसे ही लेटे रहे। गजाधर बाबू की वापसी। गजाधर बाबू एक चिट्ठी हाथ में लेकर भीतर आए और पत्नी को बताया कि उन्हें सेठ रामजी लाल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है और उन्होंने तो पहले ही कहा था कि लेकिन मैंने मना कर दिया था। सोचा था वर्षों तुम सबसे अलग रहा हूँ, अब तुम्हारे साथ रह लूँ। जाने की बेला आ गई तो नरेंद्र ने तत्परता से बिस्तर बांधा। रिक्शा आया, गजाधर बाबू उस पर बैठ गए और उन्होंने दृष्टि परिवार पर डाली। दूसरी ओर देखने लगे कि
कि उनके जाने के बाद बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिए ना। बसंती चहक उठी, भैया हमें भी। उनकी पत्नी ने कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। अब देखिए किस तरह से परिवर्तन हुआ परिवार के अंदर। जैसे गजाधर बाबू घर आए तो सभी शक पका गए, एक तरह से बिल्कुल अनजान व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगे, और जैसे वो गए तो सब खुश हो गए। प्रकाश का अवकाश प्राप्त व्यक्ति की समस्याएं। अब देखिए क्या क्या समस्याएं होती है। अवकाश प्राप्त व्यक्ति, अब सामने जो समस्याएं होती है वे सबके सामने एक सी नहीं होती है। मूल रूप से प्राय दो समस्याएं होती है। पहली होती है आर्थिक समस्या और एक होती है पारिवारिक समस्या। जिसको अपने सेवा काल में अनुचित धन बटोरने का अवसर न मिला हो, नौकरी करने वाले और जिसको अपने सेवा काल में अनुचित अतिरिक्त रुपया बटोरने वालों के सामने आर्थिक समस्या कभी नहीं आती। अर्थात जो रिश्वत लेते हैं, गलत काम करते हैं, उन लोगों को कभी भी उनके परिवार में इस तरह की समस्याएं नहीं आती, और जो ईमानदारी से काम करते हैं उन परिवारों में ये दिक्कत आती है। पारिवारिक समस्याओं के भी कई रूप हैं। यदि कन्या विवाह हेतु है और उसका विवाह सेवा काल में नहीं हो पाया तो निसंदेह स्थिति पर्याप्त पीड़ादायक रहेगी। मतलब जब तक हम सेवा काल में काम कर रहे हैं तब तक कन्या का विवाह हमने कर दिया तो सही है, और नहीं किया तो फिर बड़ी समस्या आ जाएगी। यह एक अन्य समस्या भी उभरती है, परिवार में रहने की समस्या। अवकाश प्राप्त व्यक्ति को पुत्रगण अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं। बूढ़े लोग नाती पोते के लिए तरसते हैं, उन्हें सबसे अलग रहना पड़ता है। और कुछ समस्याएं व्यक्तिगत भी होती है। बच्चे पास रखने से कतराते हैं। एकाकी जीवन कितना दुर्भर हो गया है, उसका अस्तित्व चूक गया। उनके अतिरिक्त अन्य समस्याएं भी यहाँ पर परिवार में देखने को मिलती है। अब देखिए इसी कहानी का जो है उसके वापसी कहानी के जो नायक हैं गजाधर बाबू। गजाधर बाबू का चरित्र चित्रण। गजाधर बाबू का चरित्र चित्रण। तो देखिए श्रीमती उषा प्रियवदा द्वारा कहानियों में भारतीय और विदेशी जीवन की विसंगतियों और क्रूर यथार्थ पर प्रकाश डाला गया है। उनकी कहानियां अधिकांश पारिवारिक जीवन पर आधारित रही है, मगर उनकी अनुभूति का संप्रेषण बहुत व्यापक है तथा उनकी कहानियां धार्मिक और हृदय स्पर्शी है। उन्होंने अपनी कहानियों में ऊंचे घराने की शिक्षित युवतियों और महिलाओं के प्रेम, वीर्य, ईर्ष्या, उदासी आदि का बड़ा ही सजीव चित्रण किया है। इस प्रकार इनकी वापसी कहानी बहुचर्चित है। इसमें नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के संघर्ष को अभिव्यक्त किया गया है। तो देखिए इसमें गजाधर बाबू का सबसे पहला उनकी जो चरित्र की विशेषताएं थी वो थी हंसमुख प्रकृति। उनकी सबसे पहली जो चारित्रिक विशेषताएं थी वो क्या थी? हंसमुख प्रकृति। उनकी जो प्रकृति थी वो कैसी थी? हंसमुख, हमेशा मुस्कुराते हुए रहते थे। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत हंसमुख थे। इसी कारण उनका नौकर और उनके विभाग के सभी सदस्य उनसे बहुत प्रेम करते थे और प्रसन्न रहते थे। उनके विभाग के सदस्य भी हमेशा उन्हें स्नेह और श्रद्धा का पात्र मानते थे। यही कारण है कि उनके स्वभाव में संपन्न उनका नौकर गणेश डिब्बे में गजाधर बाबू को बेसन के लड्डू लाता है और कहता है कि ये बाबूजी को पसंद है। अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। इस प्रकार बच्चों के प्रति और अपनी पत्नी के प्रति हमेशा अपने हंसमुख स्वभाव का परिचय देते रहे हैं। व्यवहार कुशल, दूसरा इनके जो चारित्रिक विशेषताएं थी वो थी व्यवहार कुशल। गजाधर बाबू कैसे थे? व्यवहार कुशल थे। तो गजाधर बाबू उनका जो व्यवहार था घर और बाहर इतना प्रभावशाली था कि उन्होंने अपने व्यवहार से अपने नौकर को अपना बना लिया था और उन्होंने अपनी हमेशा श्रद्धा और आदर का पात्र समझता था। गजाधर बाबू भी अपने प्रति पूरी सहानुभूति रखते थे। मतलब कहने का मतलब उनका व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण था और सभी के प्रति बहुत अच्छा स्नेहपूर्ण व्यवहार वो रखते थे। और कुछ हौसला उनका बना रहता था। इस प्रकार संवादों में उनकी व्यवहार कुशलता प्रकट होती है। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, उनका जो व्यवहार था वो सहानुभूतिपूर्ण था। उनका जो नौकर था उससे वो सहानुभूतिपूर्ण रहते थे। बच्चों से सभी से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते थे।
जब उनका व्यवहार असहाय और अपने से निम्न व्यक्ति के प्रति भी सहानुभूति रहता था। यही कारण है कि जब वो रिटायर होने के बाद अपने घर लौट रहे थे तो उन्हें अति प्रसन्नता है, परंतु घर जाने की खुशी में गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव भी किया है। जैसे एक परिचित स्नेह आदरमय सह संसार से उनका नाता टूट गया हो, इस प्रकार की भी वो महसूस करते हैं। अकेलेपन की पीड़ा से ग्रसित, अगला जो उनका चारित्रिक विशेषता थी वो थी अकेलेपन के से वो ग्रसित थे। उन्होंने 35 साल तक नौकरी की, तब भी अधिकांश समय उन्होंने अकेले रहकर काटा था। इस अकेले क्षण में उन्होंने इस समय को कल्पना की थी कि जब मैं अपने परिवार के साथ रह सकेंगे, परंतु जब लौट रहे थे तो स्टेशन नहीं पहुंचा, कोई उनको लेने के लिए कोई भी स्टेशन नहीं पहुंचा था। और जब घर आए तो एक एक करके सभी उनके पास से उठकर चले गए। इस पर उनकी पत्नी ने कहा, अरे आप अकेले बैठे हुए हो। तो इस तरह का व्यवहार उनके साथ हुआ। इससे उनके मन में एक फांसी कसक गई। ये उनकी पीड़ा रही थी। परिवार में रहकर भी वे निरंतर अकेलेपन की पीड़ा को झेल रहे थे। मतलब परिवार के लोग उनको उनकी पास बैठना पसंद नहीं करते थे। और उनकी जो अगली है वो है जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति। जिम्मेदार और एवं कर्तव्यनिष्ठ। कर्तव्यनिष्ठ, उनके अंदर जिम्मेदारी एवं कर्तव्यनिष्ठता के भाव हमेशा भरे रहते थे। वे अपनी उत्तरदायित्व के प्रति सजग रहे हैं। यही कारण है कि यही है कि लेखक ने स्वयं लिखा है कि उनका जीवन सफल कहा जा सकता है। उन्होंने शहर में अपना मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और लड़की कांति को की शादियां कर दी गई थी। बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्राय छोटे स्टेशनों पर रहे हैं और उनके बच्चे और पत्नी शहर में, जिससे पढ़ाई में बाधा ना हो, इस प्रकार वे अपने उत्तरदायित्व के प्रति सजग रहे हैं और उन्होंने भली भांति से निर्वाह भी उन्होंने किया है। स्नेह और आकांक्षी और था अगला उनका कर्तव्य, स्नेहपूर्ण व्यवहार वो करते थे। वे स्वयं स्नेही थे, स्नेह के आकांक्षी भी थे। कारण है कि जब वे रिटायर होकर घर पहुंचे तो उन्होंने अंदर से कहो की आवाज़ आ रही थी। इतवार का दिन था, उसके चेहरे पर भी स्नेह की मुस्कान आ गई और चुपचाप बिना खांसे अंदर पहुंचे उन्होंने सबको मस्ती करते हुए देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही थी? मतलब क्या कार्यक्रम चल रहा था, किस प्रकार के ड्रामा आप कर रहे थे, इस प्रकार उन्होंने आते हुए। अगला है उनका विनोदी प्रकृति। विनोदी प्रकृति, अगला जो उनका व्यवहार था वो विनोदपूर्ण उनका व्यवहार था। उनका स्वतंत्र, उनका जो स्वभाव था बच्चों और पत्नी के साथ मनोविनोदपूर्ण था। तभी तो लेखक ने लिखा है, जब परिवार साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते पत्नी से कुछ मनोविनोद करते थे। इसी प्रकार जब वे रिटायर होकर अपने घर लौटे तो चुपचाप बच्चों के कमरे में बिना खांसे चले गए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पर हाथ रखे शायद गत रात्रि को फिल्म में देखे गए दृश्य को दर्शा रहा है, अर्थात नृत्य कर रहा है। सहनशील, और उनकी जो एक और प्रकृति थी वो थी सहनशील। बहुत सहन करने वाले थे। परिवार की परिस्थितियों को देखकर परिवार में जब सारे लोगों ने उनके साथ कोई बैठना उठना पसंद नहीं किया तो उस घटना को भी उन्होंने अच्छे से सहन कर लिया था और वही प्रेम से उन्होंने जवाब दिए थे। और देखिए, व्यवस्था कुशल थे, पत्नी भक्त थे। पत्नी भक्त, वो हमेशा उनकी पत्नी की हमेशा का ध्यान रखते थे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। दूसरा है व्यवस्था कुशल। व्यवस्था कुशल, उनको व्यवस्था करना बहुत अच्छा लगता था, व्यवस्थित रहना अच्छा लगता था। उनके जीवन में ये एक तरह से उनका अंग था। चिंता से ग्रसित, वे कहानी में अपने परिवार की समस्याओं से चिंतित रहते थे। परिवार की जो समस्याओं को देखकर उनको बहुत दिमाग में चिंताएं भरी हुई रहती थी।
और इसी प्रकार पत्नी की हालत देखकर भी उनको चिंतित होते रहते थे। आशा और निराशा से ग्रसित। अगला जो है वो है स्वाभिमानी। जो गजाधर बाबू थे वो उनका एक विशेष गुण और था, स्वाभिमानी। गजाधर बाबू स्वाभिमानी व्यक्तित्व के धनी थे। जब उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि परिवार के सभी सदस्य उन्हें बोझ समझ रहे हैं, घर के किसी व्यक्ति को उनका कोई किंचित हस्तक्षेप भी सहा नहीं जा रहा है, तो उन्होंने हस्तक्षेप करना बंद कर दिया, उनके बीच में बोलना बंद कर दिया। और जैसे ही नरेंद्र मांगने आया तो उन्हें बिना कारण पूछे उन्हें रुपए दे दिए। और बसंती काकी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में रही तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। संतोषी और गंभीर, अगला जो था उनका, जो उनकी चारित्र की विशेषताएं थी वो थी वो संतोषी स्वभाव के थे और गंभीर स्वभाव अपनाने वाले थे। गजाधर बाबू का व्यक्तित्व तो गंभीर और संतोषी स्वभाव का था। घर में उनको सहानुभूति नहीं मिलती, कोई उनके मान सम्मान नहीं देता था, तब भी वो शांत बने रहते थे। पत्नी से उपेक्षा पाकर भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। मतलब कहने का मतलब वो वैसी परिस्थितियों में भी वो सामान्यपूर्ण अच्छा सा व्यवहार करते थे। और अगला जो है उनका कर्मनिष्ठ। कर्मनिष्ठ, प्रारंभ से ही उनका जीवन कर्मनिष्ठ रहा है। वे अपने परिवार के प्रति उत्तरदायित्व को समझते थे और परिवार में अत्यधिक रह करके अच्छे काम करके उन्हें परिवार को एक अच्छी स्थिति में पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी निभाई थी। तो ये थी वापसी कहानी। और वापसी कहानी के जो नायक हैं वो है गजाधर बाबू का चरित्र चित्रण, हंसमुख प्रकृति के व्यवहार, कुशल, जिम्मेदार, कर्तव्यनिष्ठ, विनोदी प्रकृति, सहनशील और पत्नी भक्त और व्यवस्था में कुशल और स्वाभिमानी और कर्मनिष्ठ और संतोषियों गंभीर स्वभाव के व्यक्तित्व थे। तो ये थी वापसी कहानी। अगली जो कहानी है अपनी डिप्टी कलेक्टरी। अमरकांत की डिप्टी कलेक्टरी। लेखक है इसके अमरकांत। कहानी का नाम है डिप्टी कलेक्टरी। देखिए इसमें इसकी शीर्षकता के ऊपर बात करते हैं। डिप्टी कलेक्टरी कहानी का शीर्षक सर्वथा उपयुक्त तथा सार्थक है। मध्यम वर्ग के पात्र बाबू शकलदीप मुख्तार व उसके परिवार का सपना है कि उनका पुत्र नारायण डिप्टी कलेक्टर में चुन लिया जाए और उसके लिए वे उधार लेकर नारायण को परीक्षा का फार्म भरवाते हैं और नारायण भी डिप्टी कलेक्टरी का फार्म भरकर रात दिन जी तोड़ मेहनत करने लग जाता है। परंतु सपना आशा है और यथार्थ निराशा है। अतः शकलदीप बाबू का मन शंका और आकांक्षाओं से भरा रहता है। जब वे सपना देखते हैं कि उनके मुख पर उल्लास पर हर्ष होता है और जब वे शंका में डूबते हैं तो निराशा उन्हें घेर लेती है। शकलदीप बाबू डिप्टी कलेक्टर के पिता का अभिनय करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शिव जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं और धर्म कर्म में लगे रहते हैं। उनके समस्त कार्य व्यापारों का एक ही उद्देश्य है, पुत्र नारायण की डिप्टी कलेक्टरी। इस प्रकार इस कहानी के प्रमुख पात्र शकलदीप बाबू के साथ ही नारायण का पढ़ने में परिश्रम, माता जानकी का पौष्टिक भोजन बनाना और बहन की उत्कंठा आदि समस्त पात्रों का केंद्र ही डिप्टी कलेक्टरी है। यथार्थ जब यह सपना टूट जाता है और नारायण डिप्टी कलेक्टर में उत्तीर्ण होकर भी चुने नहीं जाते हैं, तब विडंबना को बड़ी गहराई से कहानीकार ने यहाँ पर उबारने की कोशिश की है। समाचार सुनकर शकलदीप बाबू का चेहरा पतला पड़ जाता है, आंखें धंस जाती है, उनका पूरा शरीर कांपने लगता है, उनकी सांसें गले में अटक जाती है और उन्हें एक नई आकांक्षा घेर लेती है, जिसके कारण वे घर पहुंचकर अपने पुत्र नारायण को सकुशलता देखना चाहते हैं। मार्ग में किसी के द्वारा
की गई नमस्ते को देख नहीं पाते हैं और उनका आदर भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनके मन में यह आशंका उठ खड़ी होती है कि कहीं उनका पुत्र अपनी असफलता के समाचार सुनकर आत्महत्या न कर बैठे। इस प्रकार का डर उनको सताने लगता है। लेखक ने डिप्टी कलेक्टरी के इस स्वप्न में भंग का बड़ा मार्मिक चित्र सबके सामने प्रस्तुत किया और कहानी पाठक को झकझोर देती है कि वह डिप्टी कलेक्टर का मोह भंग होने से समस्त परिवारजनों के चेहरे पर स्याही पुछ जाती है। इस प्रकार कथानक पात्रों और चरित्रों के कार्य व्यापारों को संचालित करने वाला यह शीर्षक सर्वथा उपयुक्त और सार्थक है, साथ ही संक्षिप्त में कौतूहल वर्धक एवं रोचक भी है। डिप्टी कलेक्टरी कहानी में मध्यम वर्ग के जो व्यक्ति शकलदीप बाबू मुख्तार की द्वंद्वात्मक स्थिति होती है, उसके संपूर्ण परिवार की एक सी मानसिकता और आशा का एक ही केंद्र डिप्टी कलेक्टरी, आर्थिक व्यवस्था, बड़प्पन का दिखावा, समस्त मधुर स्वप्न यथार्थ के एक ही आगाज से चकनाचूर हो जाते हैं और शकलदीप बाबू का समस्त परिवार मार्मिक वेदना तथा अवसाद से गिर जाता है। और कहानी का ये मूल संवेदना मध्यम वर्गीय परिवार की निराशा भरी जिंदगी की विडंबना है और उसकी नियति भी बन बैठी है और कहानीकार ने उसे उबारने का भरसक प्रयास किया है और कौशल अपने जो तत्व हैं और कौशल हैं उसके आधार पर इस कहानी को उन्होंने कहानीकार ने उसे उबार कर प्रभावी बनाया है। मध्यम वर्गीय की पीड़ा और गहरी होती हुई नजर आ जाती है। तो ये थी डिप्टी कलेक्टरी कहानी। इसमें एक मध्यम परिवार का लड़का है, वो डिप्टी और कलेक्टरी में जाना चाहता है। उसके माता पिता उसे हर तरह से सहयोग करते हैं, हर तरह से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हो पाता है। पास होने के बाद भी उसका जब चयन नहीं होता तो उनकी क्या मनोदशा होती है, उसको लेखक ने इस कहानी के अंदर बड़े ही सुंदर तरीके से यहाँ पर प्रभावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया है। और देखिए, चलिए भाई।